अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसान का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्तलिफ़ हिस्सों पर कंपोज्ड है, जिनकी डिटेल जो है वो हम स्ट्रक्चर और फंक्शन डायग्राम में सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। इसका आगाज़ जो है वो हम करेंगे नॉस्ट्रल से। हमारे नाक के अंदर दो नॉस्ट्रल्स हैं, दो ओपनिंग्स हैं जिन्हें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, और उसके साथ साथ दो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं। हमारी नॉस्ट्रल्स जो हैं इनके अंदर बारीक बारीक हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो हैं वो एक कैविटी के अंदर ओपन होते हैं, जिसे नेज़ल कैविटी कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रल्स क्यों बनाए हैं? हालांकि लंग्स जो हैं वो हमारे सीने के अंदर हैं, तो यहाँ पर भी ओपनिंग हो सकती थी और हवा यहाँ से अंदर चली जाती, यहाँ से बाहर आ जाती, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। तो यहाँ से इतनी दूर नाक का रास्ता बनाने का कुछ मकसद था। हमारी हवा बहुत आलूदा होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर में कमी या ज़्यादती हो सकती है, पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमारे एयर पैसेज वे को, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इतना लंबा एयर पैसेज वे बनाने का मकसद ये है कि उस हवा को जो हमारे लंग्स में जा रही है वो साफ़ सुथरी होकर और उसका टेम्परेचर भी स्टेबलाइज होकर पहुंचे। तो सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर मौजूद जो बाल हैं वो बड़े बड़े लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद जो फाइन और बहुत बारीक डस्ट पार्टिकल रहते हैं उनको हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, उसकी जो सिक्रीशन है वो बारीक डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, और हमारी जो एयर है जो हम अपने अंदर इनहेल करने जा रहे हैं उसको डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से पाक कर दिया जाता है। अब अगर आप गर्मियों में सांस ले रहे हैं तो हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है। अगर आप सर्दियों में हम सांस ले रहे हैं तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है, जो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये जो नेज़ल कैविटी है इसके अंदर जो मौजूद मेम्ब्रेन्स हैं वो हवा के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करते हैं। अगर हवा गर्म है तो उसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट कर लिया जाता है, और अगर हवा ठंडी है तो वो भी लंग्स में जाने से पहले पहले वार्म अप हो जाती है, और इस तरीके से उसका जो टेम्परेचर है एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो नेज़ल कैविटी है उसमें हवा को फ़िल्टर भी किया जाता है और उसके साथ साथ उसको मॉइस्चराइज भी किया जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर ऐड की जाती है और उसका जो टेम्परेचर है वो भी स्टेबलाइज किया जाता है। इसके साथ साथ हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर वेस्टिब्यूल्स होते हैं जो नेज़ल पैसेज वे बनाते हैं। शुरू में हमारे नाक में दो ओपनिंग्स होती हैं, लेकिन आगे जाकर वेस्टिब्यूल्स की वजह से हमारे नाक में तीन रास्ते बन जाते हैं। तो ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है और ये तीसरा रास्ता है। तो तीन रास्ते बन जाते हैं। वेस्टिब्यूल बनाने का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता नाक के अंदर कोई बड़ी चीज़ चली जाए तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि वो आगे हमारे लंग्स में ना पहुंच सके। तो अक्सर बच्चे वगैरह अगर कोई सिक्का या कोई चने का दाना को नाक में डाल लें तो ये जो वेस्टिब्यूल हैं उसको रोक लेते हैं और लंग्स में जाने से बचा लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे लंग्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं और उनसे इंसान की डेथ हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं नेज़ल कैविटी के बाद हमारे गले की तरफ, जो कि अगला हमारा रास्ता है, इसे फेरिंग्स कहा जाता है। तो फेरिंग्स से बेसिकली एक पैसेज वे है, गला है, जहाँ पर हमारी माउथ ओरल कैविटी भी ओपन होती है और नेज़ल कैविटी भी ओपन होती है। तो ये नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी के बिल्कुल नीचे ओरल कैविटी है जहाँ पर हमारी टंग है। ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है जो दोनों कैविटीज़ को सेपरेट करता है। तो दो रास्ते इसलिए रखे हैं कि अगर खुदा न खास्ता जैसे सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम की वजह से हमारा नाक बंद हो जाता है ड्यू टू स्वेलिंग इन द
और इन्फ्लेमेशन इन द नेज़ल मेम्ब्रेन्स, तो हम मुंह के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं। तो इसलिए जो फेरिंग्स है ये कलेक्टिव पैसेज वे है नेज़ल कैविटी का भी और फेरिंग्स का भी। उसके बाद जो हवा है, एयर है, वो आगे एक वॉइस बॉक्स में चली जाती है जिसे लेरिंग्स कहा जाता है। लेरिंग्स जो है ये कार्टिलेजिनस बोन का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसकी ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं और इसके ऊपर एक कार्टिलेज का ही फ्लैप लगा होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो एपिग्लोटिस जो है उसका फंक्शन हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़ चुके हैं कि वो फूड को या लिक्विड पार्ट को लंग्स में जाने से बचाता है, रोकता है। जबकि लेरिंग्स जो है इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो जब वाइब्रेट होती हैं तो हमारे गले में जो आवाज़ पैदा होती है किसी किस्म की, लेकिन इससे मतलब स्पीच नहीं है, स्पीच गुफ्तगू करने के लिए और मैकेनिज़्म है, जबकि जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करने के काम आती हैं। इसी तरीके से जो मर्द होते हैं उनके ये गले के अंदर एक उभरी हुई हड्डी होती है जो कि लेरिंग्स की ही होती है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। जबकि फ़ीमेल के अंदर एडम्स एप्पल नहीं होता, यानी उनकी हड्डी के अंदर इतना उभार या लेरिंग्स जो है वो नुमाया नहीं होता। हवा जो है, एयर जो है वो लेरिंग्स से गुजरने के बाद ट्रेकिया जो कि विंड पाइप कहलाता है, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पाइप है जो हमारे गले के अंदर से गुजरता है। ये मोटा पाइप है, इसके अंदर से हवा जो है वो हमारे लंग्स की तरफ जाती है। ट्रेकिया का स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसके अंदर सी शेप, जैसे मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की कार्टिलेजिनस रिंग्स लगाई हुई हैं जो कि यहाँ पर भी आपको विजिबल नज़र आ रही होंगी। कि जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये एक तो हवा के इनहेल और एक्सहेल करते वक्त जो हमारा पाइप होता है वो कोलैप्स नहीं करता। अगर ये रिंग्स नहीं होंगी तो सांस लेते हुए या सांस बाहर निकालते हुए हमारे जो पाइप है वो कोलैप्स हो जाएगा और हमारे लंग्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे और हम सांस नहीं ले पाएंगे। ट्रेकिया जो है इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, साथ बारीक बारीक सीलिया होते हैं जो हवा के अंदर मौजूद मज़ीद डस्ट पार्टिकल्स को फ़िल्टर करेंगे और उसके टेम्परेचर को रेगुलाइज करेंगे। दिस ट्रेकिया और विंड पाइप डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर डक्ट्स विच आर नोन एज ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई, द राइट ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग्स में चली जाती है, जो लेफ़्ट ब्रोंकाई है वो लेफ़्ट लंग में चली जाती है। तो ये ट्रेकिया डिवाइड करता है 2 ब्रोंकाई में, ये मेरे पास राइट लंग है, ये मेरे पास एक लेफ़्ट लंग है, तो इनके अंदर जो पाइप चले जाते हैं। ब्रोंकाई जो हैं उनके अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं सी शेप मौजूद होती हैं। उसके बाद जब ये ब्रोंकाई लंग्स में दाखिल होते हैं तो ये फिर आगे मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स एंड सब डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल जो हैं ये फिर मज़ीद छोटी होती चली जाती हैं और उनमें कार्टिलेजिनस रिंग्स की जगह कार्टिलेजिनस प्लेट्स जो हैं वो उसको रिप्लेस कर देती हैं और वो प्लेट्स आ जाती हैं। ब्रोंकियोल जो हैं जहाँ पर फिर एंड करते हैं, अगर वहाँ से हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है उसको बड़ा करके देखें तो उसके बाद फिर हमारे पास एल्वियोलर डक्ट आ जाती है। ब्रोंकाई जो हैं तकसीम होने के बाद एल्वियोलर डक्ट में तब्दील हो जाते हैं। ये एक एल्वियोलर डक्ट है। एल्वियोलर डक्ट का जो अख्ताम होता है वो एक सैक लाइक छोटे छोटे गुब्बारों की शक्ल में पार्ट्स के ऊपर होता है जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। अगर सिंगल की बात करें तो वो एल्वियोलस है, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा एयर पैसेज वे बन जाता है। अगर आप एयर पैसेज वे की समरी देखना चाहें तो हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले नॉस्ट्रल्स हैं, उसके बाद एयर नेज़ल कैविटी में दाखिल होती है, नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से एल्वियोलर डक्ट्स में और आखिरकार हवा जो है वो एल्वियोलर सैक्स में पहुँच जाती है। हमारी एल्वियोलाई जो हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं किसी हद तक हमारे लंग्स का। हमारे लंग्स जो हैं वो एल्वियोलाई से मिलकर बने होते हैं और एल्वियोलाई जो हैं ये छोटी छोटी सैक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया जो है लंग्स का उसको इंक्रीज़ कर देती हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है वो आसान हो सके। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? हमारे नाक के ज़रिए हवा जो है ये सारे एयर पैसेज वे से गुजरती हुई हमारे एल्वियोलाई के अंदर या एल्वियोलर सैक्स के अंदर पहुंच जाती है। यहाँ पर एक नाली है, ब्लड वेसल है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमारे दिल से आ रही है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू पल्मोनरी आर्टरियोल एंड पल्मोनरी आर्टरियोल डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज। उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जब हमारे एल्वियोलाई के अंदर आता है तो एल्वियोलाई जो हैं उनके इर्द गिर्द कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क मौजूद होता है और वहाँ से जो CO2 होती है वो डिफ्यूज़ करके हमारी एल्वियोलाई में आ जाती है और हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़ करके ब्लड के अंदर चली जाती है और हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो यूँ समझ लें कि ये एल्वियोलाई सैक जो है एल्वियोलस है, इसकी जो दीवारें हैं वो सिंगल एपिथेलियम से बनी होती हैं। तो एक एल्वियोलस की जो वॉल है वो सिंगल एपिथेलियम से बनी होती है जिसके ज़रिए, और अगर आप ये समझ लें कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से डिफ्यूज़ करके ब्लड में आ जाएगी और यहाँ से जो CO2 है वो डिफ्यूज़ करके एल्वियोलाई में चली जाएगी और हमारी जो एयर है जिसमें CO2 मौजूद होगी उसको हमारे लंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो उससे फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए, पहले पल्मोनरी वेन्यूल्स बनते हैं, फिर पल्मोनरी वेन बनती है और फिर उसे लंग्स से हार्ट की तरफ जो है वो सेंड कर दिया जाता है और हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में पंप कर देता है। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एल्वियोलाई को मिलाकर 2 लंग्स बनाए हुए हैं। ये हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, इनको हमारी रिब्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। इन दोनों लंग्स के सेंटर में हमारा हार्ट होता है। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। प्लूरा जो है ये एक प्लूरल मेम्ब्रेन का प्लूरल फॉर्म है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनके दरमियान में एक फ्लूइड भी मौजूद होता है जो लंग्स की एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। बाज़ औक़ात हमारे लंग्स के प्लूरा के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसके अंदर पानी पड़ जाता है जिसे प्लोरेसी भी बोला जाता है। हमारे लंग्स जो हैं ये स्पॉन्जी होते हैं इन नेचर में, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा को इनहेल और एक्सहेल करने के दौरान ये विदाउट एनी एनर्जी जो है वो एक्सपैंड होते हैं और इनके अंदर से हवा जो है वो निकल भी सकती है। तो इस तरीके से आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इफ़ यू डू देन प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।